डी.एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी। आज के एमपीजीके के 700 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज के पार्ट 9 वीडियो की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 401 401 से लेकर क्वेश्चन नंबर 450 तक। तो बहुत ध्यान से इन वीडियोस को और इस पूरी सीरीज़ को आप देखें, क्योंकि हमने काफ़ी सारे और फैक्ट्स को भी इसके अंदर क्लियर किया है। आपकी जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करने की कोशिश की है और इसको हमने बनाया है 100% एक्यूरेट। बहुत हाई लेवल पे इसको जब जांचा है उसके बाद ही हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इन वीडियोस को आप देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 2017 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए एकेडमी के द्वारा पेपर फर्स्ट की एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 10 हाई क्वालिटी टेस्ट हमने आपके लिए रखे हैं। एक टेस्ट 49 रुपीज़ का है और पूरी टेस्ट सीरीज़ जो है 399 रुपीज़ की है। ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आप dkmpsc.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको आप खरीद सकते हैं, आप इसे दे सकते हैं। एक डेमो टेस्ट जो है यहाँ पर फ्री रखा गया है, तो उस फ्री टेस्ट को देने के लिए आप यहाँ पर जाएं और वो टेस्ट फ्री दे सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन करके। 2 टेस्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। पर संडे आपको एक नया टेस्ट इसके तहत मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज़ में हर संडे को एक नया टेस्ट मिल जाता है। तो हर संडे को हम डालते हैं 2 बजे और उसके बाद कभी भी आप कितने भी समय और कितनी भी बार उन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए इसको आप ज़रूर लेंगे, आशा है। अब बात करेंगे हमारे टेस्ट जो वीडियो है उसकी। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 401। ऊँटी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो ऊँटी, हथनी, शेर, शक्कर, दूधी, वरना इस तरह के जो नाम आए तो वो सब के सब जो हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो कृषि विश्वविद्यालय है वो स्थित है ग्वालियर के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर पहले केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में था। लेकिन सन 2008 में इसको भी कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ये पहले एग्रीकल्चर कॉलेज था, महाविद्यालय था, फिर ये जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया। बात करते हैं 403। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? किस वन वृत्त में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो ये जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये बालाघाट जिले के अंदर पाए जाते हैं। बालाघाट चावल की खेती के लिए भी फेमस है, चावल की खेती के लिए फेमस है और साथ में सर्वाधिक वनों के लिए फेमस है। सर्वाधिक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो है इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वो 1974 में शामिल किया गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम स्टार्ट हुई थी वो 1973 से स्टार्ट हुई थी और उसके 1 साल बाद ही 1974 में इसको स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ लागू कर दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में ये जो राष्ट्रीय उद्यान बना था, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले के अंदर ये स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आज का जो हमारा वीडियो है इसमें राष्ट्रीय उद्यानों से काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में है। ये आप देख लें, सबसे पहले ये है शिवपुरी के अंदर और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में।
कान्हा जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, और शिवपुरी जिले के अंदर यहाँ से NH3 होकर गुजरता है इस राष्ट्रीय उद्यान से, और जॉर्ज कैसल कोठी यहीं पर स्थित है। उसकी बात हमने काफ़ी विस्तार से एक पहले वाले वीडियो में की है। कुमकुम किसकी रचना है? बहुत फेमस ये रचना है कुमकुम, और ये जो रचना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहब की है, और ये शाजापुर ज़िले से ये बिलोंग करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो वो जो जिला है शाजापुर जिला। शाजापुर जिले में सबसे कम बांध पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया? फिर ये एक और हमारा राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया ज़िले के अंदर है, उमरिया ज़िले में है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 1993 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया। बात करेंगे फिर से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। चकित है दुख, चकित है दुख किसकी रचना है? बहुत फेमस ये रचना है चकित है दुख, और ये जो रचना है ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है चकित है दुख। फिर मैं आपको बता दूं इन रचनाकारों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगातार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। भूरी भूरी खाक किसकी रचना है? भूरी भूरी खाक एक और फेमस रचना है, और ये जो रचना है भूरी भूरी खाक ये है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की रचना, गजानंद माधव मुक्तिबोध। मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है वो बना है लावा मिट्टी से, और लावा मिट्टी जो बनी है लावा से बनती होती है। लावा के जो साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर मालवा के पठार से मिलते हैं, क्योंकि मालवा का पठार लावा मिट्टी और लावा से बना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 413, पुनासा किस नदी के तट पर स्थित है? पुनासा बहुत फेमस जगह है पुनासा डैम के नाम से, और यहाँ पर जो नर्मदा घाटी विकास योजना है उसके तहत डैम बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, जिसका विरोध मेघा पाटकर और उनकी पूरी टीम कर रही है पर्यावरण के लिहाज से और वहाँ के विस्थापितों के लिहाज से। तो काफ़ी चर्चा में रहा है पुनासा डैम, और पुनासा जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? देखिए पार्वती नदी जो है वो है चंबल नदी की सहायक नदी, कोटा के पास चंबल में जाके मिल जाती है, और पार्वती नदी सीहोर में निकलती है, सीहोर के भी आष्टा के पास से पार्वती नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कौन सा? उद्यान मतलब हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज है वो कौन सा है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो एकमात्र हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, और ये भगवान पशुपतिनाथ का जो शहर है मंदसौर वहाँ पर स्थित है। मंदसौर का एक नाम दशपुर भी है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? कि गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है होशंगाबाद जिले के अंदर, लेकिन गेहूं की एक वैरायटी है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है सरबती, और ये जो सरबती गेहूं है ये सीहोर जिले के अंदर पैदा होता है जहां से मैं हूं, और ये काफ़ी बहुत ही शानदार इसकी रोटियां बनती है, और ये पूरे भारत भर में सरबती गेहूँ या सीहोरी गेहूँ के नाम से फेमस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 417, मध्य प्रदेश में भिलाला वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? देखिए भिलाला जो है एक प्रकार की वन उपज है, और ये जो मध्य प्रदेश में एकत्रित की जाती है ये की जाती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। बालाघाट चावल के लिए फेमस, उज्जैन सोयाबीन के लिए फेमस, होशंगाबाद गेहूं के लिए फेमस, और छिंदवाड़ा फेमस है भिलाला के लिए। भिलाला एक जनजाति भी है, जो भील है उनकी एक उपजाति भी है, लेकिन यहाँ एक वनोपज की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फिर से राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 940 इसका क्षेत्रफल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में, उससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा था वो संजय राष्ट्रीय उद्यान था, और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो था लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया हुआ करता था, 1940-45 के आसपास का इसका एरिया हुआ करता था। लेकिन जब ये मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो अधिकतर जो संजय या डुबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में चला गया, और मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी कम उसका लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया बचा है, इसलिए ये
कम है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है? तो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उमरिया जिले के अंदर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है होशंगाबाद जिले के अंदर, सतपुड़ा पर्वतों में या पचमढ़ी क्षेत्र के पास में ये पड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर स्थापना पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश के जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वो कान्हा है राष्ट्रीय उद्यान जो पहला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1981 में। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क है, जो एकमात्र रेप्टाइल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। रेप्टाइल पार्क इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेप्टाइल पार्क है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले के अंदर है? मालवा ताप विद्युत गृह जो है अभी इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है मालवा ताप विद्युत गृह की, और ये जो है खंडवा जिले के अंदर स्थित है। खंडवा जिले में है मालवा ताप विद्युत गृह। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो वनों का प्रकार है वो किस प्रकार का है? तो मध्य प्रदेश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। केमूर पहाड़ी जो सतना के अंदर है, किस नदी का उद्गम यहाँ से होता है? तो केमूर पहाड़ी सतना से जो उद्गम होता है, टोंस या तमसा नदी जिसे कहा जाता है, उसका उद्गम यहाँ से होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 425, मैं और केवल में किसकी रचना है? बहुत ही फेमस ये मैं और केवल में जो रचना है, और ये है शरद जोशी। शरद जोशी जो थे वो बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, व्यंग्यकार थे। इनकी बहुत ही फेमस रचना है, और शरद जोशी से कोई ना कोई प्रश्न बनना लगभग संभव है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी सारी रचनाओं के बारे में हमें जानकारी हो। शिकायत मुझे भी है किसकी रचना है? शिकायत मुझे भी है, ये जो रचना है ये है हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी की। क्वेश्चन नंबर 427, हांडिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो हांडिया जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। हांडिया जो है हरदा जिले के अंदर है, हरदा जिले में है। हांडिया के सामने है नेमावर। नेमावर जो है देवास जिले के अंदर है, वो भी नर्मदा के तट पर है। और दूसरी तरफ है हांडिया जो कि हरदा जिले में है। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है? देखिए, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान या केंद्र की बात करें तो वो भोपाल में है, लेकिन कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात करें तो ये जबलपुर के अंदर है। जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय भी है वहीं पर है कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 429, जीवन के गान। जीवन के गान किसकी रचना है? तो बहुत फेमस ये रचना है, और ये रचना है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना। रीति और शैली किसकी रचना है? फिर से एक और इम्पॉर्टेंट रचना जो आई है, रीति और शैली, और ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो रचना है, साहित्यिक रचनाएं आपको नहीं मिलेंगी, कविता, उपन्यास, निबंध, इस तरह की रचनाएं नहीं मिलेगी। हिंदी भाषा के ऊपर, उसकी विकास के ऊपर, उसके इतिहास के ऊपर, उसके तरीकों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। तो रीति और शैली, रीति और शैली के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। नरसिंहपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नरसिंहपुर जो जबलपुर के पास में स्थित है, तो नरसिंहपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। धसान किस नदी की सहायक नदी है? धसान जो नदी है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो वो है रानी अवंतीबाई सागर बांध की ऊंचाई कितनी? देखिए, रानी अवंतीबाई सागर जो बांध है इसे बरगी बांध भी कहा जाता है, या बरगी परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रानी अवंतीबाई सागर जो जबलपुर के पास में स्थित है, उसकी जो ऊंचाई है वो 69 मीटर है। कहीं 70 मीटर भी दी हुई है, तो 69 पॉइंट कुछ मीटर है। तो यहाँ पर 69 जो सबसे करीब है इसका आंसर, वो इसका आंसर होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? देखिए, वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल के अंदर स्थित है, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो किसी शहर के बीच में स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल के अंदर। ये काफ़ी छोटा कहा मैंने, सबसे छोटा नहीं कहा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी छोटा है, सबसे छोटा नहीं है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जो फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1983 में। 1900। ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि जो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये डिंडौरी में 7 गांव है। डिंडौरी जिले के अंदर कहीं जगह ये मंडला दिया हुआ है, तो डिंडौरी जिले के 7 गांव हैं, उन 7 गांवों में ये जो फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। मैग्नीज युग की चट्टानें कहाँ में
क्या पाया जाता है, या फिर मैग्नीज जो है किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? तो जो मैग्नीज है वो धारबाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला जो पाया जाता है वो गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज धारबाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 437, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो देखिए, आप इसका आंसर आपको पहले ही पता होगा, तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और 1974 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। पनपटा अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है, या पनपटा अभ्यारण्य किस जिले में है? देखिए, पनपटा जो अभ्यारण्य है वो शहडोल जिले में स्थित है। नेशनल स्कूल गेम्स 2016 के 17 वर्ष आयु वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये नेशनल स्कूल गेम्स अभी 2016 में आयोजित किए। करंट का ये प्रश्न है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश ने ही जीता है। हॉकी टीम ने ये जीता है और दिल्ली को हराया है। दिल्ली को हराया है हॉकी टीम ने। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल के अंदर है। बात करते हैं 441, राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो महाराणा प्रताप सागर या राणा प्रताप सागर की नाम भी है इसका। ये जो स्थित है ये चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। ये 3 उन बांधों में से गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, कोटा बैराज जो कि, या जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, और राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 54 मीटर, इसकी ऊंचाई राणा प्रताप सागर बांध की जो ऊंचाई है 54 मीटर है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु का एक प्रकार है मानसूनी, और ये मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। बात करें 443, तिलिस्म किसकी रचना है? तो तिलिस्म एक फेमस फिर से रचना आ गई हमारे बीच में, और ये शरद जोशी जी की रचना है तिलिस्म। काफ़ी शानदार व्यंग्यकार रहे हैं शरद जोशी जी। वनवासी किसकी रचना है? तो वनवासी जो रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 445, युग चरण किसकी रचना है? फिर एक और फेमस रचना, और युग चरण भी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही रचना। उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला जो रचना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है उर्मिला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो जो सोन नदी है वो शिवपुरी पठार से नहीं निकलती। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। ताप्ती नदी जो निकलती है वो बैतूल के मुल्ताई से, तवा होशंगाबाद से। जो कूनू नदी है वो निकलती है शिवपुरी पठार से। 180 किलोमीटर, काफ़ी छोटी सी नदी है कूनू नदी। सांची किस नदी के तट पर स्थित है? तो सांची जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची, विदिशा, ओरछा, ये जो है सब के सब बेतवा नदी के तट से स्थित है, और बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा। अब ये मध्य प्रदेश की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश बेतवा का और गंगा नदी का दोनों का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगभग समान है, इसलिए कहा जाता है। पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पवित्र मध्य प्रदेश के अंदर माना जाता है क्षिप्रा नदी को, और मालवा की गंगा, माफ़ कीजिएगा, पवित्र नर्मदा नदी को माना जाता है, और मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वो की गई थी बुरहानपुर में स्थापित। बुरहानपुर के अंदर स्थापित की गई थी पहली सूती कपड़ा मिल। और मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो ऑटोमोबाइल उद्योग है वो पीथमपुर के अंदर है। पीथमपुर धार जिले में है, और पीथमपुर को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया या भारत का डेट्रॉइट भी इसे कहा जाता है। तो ये 50 प्रश्न थे जो आज के हमारे इस वीडियो में शामिल थे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन चीज़ों में और किस सब्जेक्ट के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें, नोटिफिकेशन के तौर पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।